टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। हमारे मेहमान हुआ करते हैं आईसीसी इमिग्रेशन से एमडी भाई। और इमिग्रेशन एक ऐसा मामला है जो साल साल से चल रहा है और साल साल चलता रहेगा। नए लोग आते रहेंगे और उसके बाद उनके रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, और ये क्योंकि यहाँ पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कनाडा, और इसमें लोगों ने आना ही है। आबादी के हवाले से अगर इसको कंपैरिजन करें बाकी ममालिक से तो इसकी आबादी बहुत कम है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप आ रहे हों तो आपने किस तरह से आना है, किस से कंसल्टेशन लेनी है, सब कुछ आपको यकीनन वेबसाइट पे मिल जाता है। हुकूमत कनाडा भी इस हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दे रही होती है, इन्फॉर्मेशन दे रही होती है वेबसाइट के थ्रू और बाकी चीज़ों के। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनका इसमें ख़ास एक्सपीरियंस होता है। एक काम अगर आप एक साल में करते हैं और वही काम अगर आपका एक महीने में हो जाता है तो ये फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल वक्त ही तो कीमती है, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है। एमडी भाई साहब मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। एमडी भाई वेलकम यू इन टोरंटो 360। अर्शद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम देखने वाले तमाम भाई बहनों को एमडीआरडी के जानिब से आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। थैंक यू वेरी मच आपके आने का। और हम चाह रहे हैं कि अब हर हफ्ते लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। सबसे आसान, जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर जो लोग यहाँ आना चाहें, सबसे आसान तरीका क्या है? अर्शद भाई, एक्सप्रेस एंट्री इस टाइम पे सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कनाडा में इमिग्रेट करने का। ठीक है। तो जितने भी दोस्त हमारे 35 ईयर्स की, जिस एप्लीकेंट की एज 35 से कम है, उनके बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, कम से कम अगर बैचलर्स की हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर मास्टर्स का रखिए, इवन 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो आराम से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबिलिटी बन सकती है। ठीक है। आइलेट्स की बात करें, आइलेट्स इज अ रिक्वायरमेंट, मिनिमम 6 पॉइंट चाहिए इंडिविजुअली, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में इंडिविजुअली 6 पॉइंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। बट बाज़ वक्त केसेस में हम कहते हैं कि आप इवन 6 बैंड के साथ आपके इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे कि आप की एप्लीकेशन पिक होगी, तो हम आपको सबसे पहले तो आपकी असेसमेंट करते हैं कि आपके पॉइंट्स कहाँ से बढ़ सकते हैं, कौन से एवेन्यूज हैं जहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। चाहे वो लैंग्वेज हो सकती है, चाहे वाइफ की असेसमेंट हो सकती है, या हस्बैंड की असेसमेंट हो सकती है, या फिर वाइफ और हस्बैंड के आइलेट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। वो सारी चीज़ों को हम असेस करके बताते हैं। आज की डेट में जिस दोस्त ने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, और बैचलर्स जो मास्टर्स की है उनके साथ जो बैचलर्स है वो 2 साल की नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम 4 साल वाली होनी चाहिए, तो वो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ क्वालिफाई करेंगे। और आइलेट्स में हम कहते हैं कि अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उनकी अच्छी है, मतलब बेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं आपको लिसनिंग 8 पे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग 7 मिनिमम हो तो यू आर डन। आपकी एप्लीकेशन 8 से 12 महीने में इट विल गेट प्रोसेस्ड। आप विद फैमिली लैंडेड स्टेटस के ऊपर लैंड कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त चाहे किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक है, चाहे वो टीचर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी से फील्ड से ताल्लुक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या वो उनका फील्ड मार्केटिंग से है, सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड है, अकाउंटेंसी या फाइनेंस, किसी भी फील्ड से हैं, तो दिस इज अ टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेस एंट्री। चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूं कि 35 इयर्स मैक्सिमम अगर आपकी एज है, बैचलर हैं, मास्टर्स हैं, और आपकी आइलेट्स के स्कोर जो है, जैसे आपने बताया कि 8 फॉर द लिसनिंग एंड 7 इफ राइटिंग, तो ये आप समझ लीजिए कि गो थ्रू फॉर श्योर जो है आपका, फॉर श्योर 1 साल के अंदर लैंड आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने कहा कि फैमिली के साथ आते हैं, तो क्या अगर फैमिली है, उनकी मियाँ और बीवी हैं, अगर मिसेस प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं या हस्बैंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी इसमें मैटर करती है, वो एडेड उनको फायदा हो सकता है? डेफिनेटली अरशद भाई, उसके पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके, ये मिलते हैं। अच्छा, इसमें अगर ज्यादा एज किसी की हो गई है तो मतलब उनके चांसेस कम हो जाएंगे या वो अप्लाई नहीं कर सकते? अरशद भाई, जो पॉइंट्स के एज के पॉइंट्स हैं वो 35 के बाद ड्रास्टिकली लूज होने शुरू हो जाते हैं, और 44 के बाद वो पॉइंट्स 0 हो जाते हैं। 44 के पॉइंट्स बाद वो आप पॉइंट्स किसी और एवेन्यू से कवर नहीं कर पाते। तो आपके ये नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल रहते हैं, बट एप्लीकेशन जब पिक ही नहीं हो रही, हमें नजर आ रहा है, तो मैं आपको फॉल्स होप्स क्यों दूंगा कि आपकी एप्लीकेशन पिक हो जाएगी। अच्छा, अगर जैसे आपने कहा किसी की 42 इयर्स की एज है और क्वालिफिकेशन उसकी बिल्कुल वो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि 35 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या 42 वाले को कंसिडर ही नहीं करेंगे? अर्शद भाई, एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं आपकी एज के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। अगर आपके कोई सिबलिंग कनाडा में रहते हैं उसके पॉइंट्स मिलते हैं। वाइफ की एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, वाइफ या मतलब स्पाउस की एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, और स्पाउस की लैंग्वेज कम्युनिकेशन के भी पॉइंट्स हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आपके पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। अब ये नहीं कि जो 35 साल वाला अगर उसके पॉइंट्स कम बन रहे हैं और
42 वाले के ज्यादा बन रहे हैं तो 35 को प्रेफरेंस मिलेगी, ये नहीं। जो CRS में ऊपर जो टॉप पे होंगे उनकी एप्लीकेशंस पिक हो जाएंगी। अब जैसे इस साल की बात करें, अभी तक 2 ड्रॉज हुए हैं। पहला ड्रॉ हुआ था 10 जनवरी को, 446 पॉइंट्स पे कट ऑफ गया था। और दूसरा ड्रॉ हुआ है जो 24 जनवरी को, वो 444 पॉइंट्स पे गया है। तो अब जिस दोस्त के हमारे 350 पॉइंट्स हैं, हम उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारे पॉइंट्स लेट अस ट्राई फिगर आउट के कहां से बढ़ सकते हैं। ठीक है, सही। अगर उनके पॉइंट्स 400 भी बन रहे हैं तो फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स किक इन कर जाते हैं। तो ओंटारियो का भी अब बहुत सारे इनविटेशंस मिले हैं। इसी तरह से बाकी प्रोविंसेस, न्यू ब्रंसविक की एप्लीकेशंस कल से एक्सेप्ट हो रही हैं। तो सारी एवेन्यूज हम कवर करके फिर आपको सजेस्ट करके कि दिस इज द बेस्ट ऐप। अच्छा, इसमें अब ये भी हो सकता है कि ये तो जाहिर है आप उनको मशवरा देते हैं कि अगर मिसेज ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या हस्बैंड ज़्यादा, तो वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट बन जाए, तो उसमें फ़ायदा। अच्छा, इसमें ऐसा तो कोई नहीं है कि यहाँ से उनको कोई जॉब की कोई श्योरिटी, ऐसा कोई नहीं, इनके लिए कुछ भी नहीं है? ये जैसे सिंपल जो पॉइंट सिस्टम पहले हुआ करता था, सेम इज लाइक दैट? बिल्कुल, ये पॉइंट सिस्टम ही है अर्शद भाई। अगर आपके पास जॉब ऑफर है विच इज अप्रूव्ड बाय सर्विस कनाडा, तो उसके 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसमें 50। ओह, ये तो काफी है। तो अच्छा, वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर डायरेक्टर लेवल की जॉब आपको ऑफर की गई है तो 200 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये चीजें भी एग्जिस्ट करी। अगर बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि जॉब ऑफर्स आप हमें दिला सकते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जॉब ऑफर्स आपको सिर्फ 2 हवाले से मिलती हैं। या तो आपका रेज्यूमे एक्सेप्शनल हो, राइट, या दूसरा आपके कोई आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त की कंपनी है एंड दे रियली नीड समथिंग, समबडी लाइक यू टू वर्क ऑन दैट। और वो भी एम्प्लॉयर क्वालिफाई होगा, वो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। उनके फाइनेंशियल्स कैसे होने चाहिए, उनके पास कितने लोग पेरोल के ऊपर होने चाहिए, उनके टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, वो सारे को वैल्यूएट करके के बाद सर्विस कनाडा अप्रूवल देती है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा बता सकते हैं लोगों को कि जैसे 440 आपने बताया, जैसे जिसको ये किस तरह, मतलब अगर कैलकुलेट करें हम तो क्या पॉइंट कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? वैसे आपने बता दिया कि 50 जो है जॉब के हो गए, 200 डायरेक्टर जॉब अगर आपको मिल रही है, तो इस तरह बाकी एज के पॉइंट्स हैं अर्शद भाई, एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस के 1 साल के एक्सपीरियंस के अलग पॉइंट्स हैं, 2 साल के अलग हैं, 3 साल के अलग हैं। इसी तरह एजुकेशन 877 जिसके आइलेट्स में है, ही स्कोर्स मैक्सिमम पॉइंट्स। तो उसके साथ बड़ा ड्रास्टिक जंप मिलता है हर एप्लीकेंट को। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश के ऊपर, अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए। अगर फ्रेंच आपको आती है तो टेफ का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। बट आइलेट्स अकेली एक ऐसी चीज है जो अगर आप उसके ऊपर इंप्रूव करें तो आपकी एप्लीकेशन पिक होने के चांसेस बेहतरीन बन सकते हैं। सो आइलेट्स एंड 35 पे ऊपर आप मैक्सिमम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, और मतलब आगे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बट 35 तक के आप अगर आप 28 के हैं, 27 के हैं, तो आपकी एप्लीकेशन, ये वो कैंडिडेट हैं जो अच्छा। और इसमें कोई ये नहीं है कि किस आपने मास्टर्स किस में की है, बैचलर किस में किया, आपको बैचलर होना चाहिए 4 इयर्स का और या मास्टर्स होना चाहिए, वो एडेड है। अर्शद भाई, उसके एवेल्यूएशंस होती हैं यहाँ पे। हम जब एप्लीकेशन आपकी एक्सप्रेस एंट्री में जाती है किसी भी एप्लीकेंट की, हमारे कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, उनको वो असेस करती हैं कि ये डिग्रीज आपकी एवेल्यूएशन कैनेडियन इक्विवेलेंसी क्या आ रही है आपकी। और हमें जो पाकिस्तान से डिग्रीज आती हैं वो वेस्ट हमें HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू सील्ड एनवेलप में आती हैं। तो फिर वो आगे हम प्रोसेस करवाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेस्ट से जिनको एवेल्यूएट नहीं करता, तो हम देखते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम उस हवाले से वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वहाँ पे जो एप्लीकेंट बैठे हैं उसको कोई नाउमीदी ना मिले। अच्छा, ठीक, ये तो हो गया जो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। आप अब सुना है कि जो लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो यहाँ के उनको PR मिल जाए और साथ साथ सिटीजन हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं? अर्शद भाई, कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हमें बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स चाहिए कनाडा को। बिल्कुल ठीक है। और इवन लास्ट 2 हफ्ते पहले भी एक स्टडी आई है कि कनाडा हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। अब हमें स्टूडेंट्स क्यों चाहिए? स्टूडेंट्स अर्शद भाई, सबसे पहले जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा वो इंटरनेशनल फीस पे करेगा। बिल्कुल ठीक। तो इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल फॉर द कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन कॉलेजेस के लिए। उसके बाद जो बच्चा आएगा यहाँ पे पढ़ना, वो अपनी एजुकेशन अपग्रेड कर रहा है, कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहा है, कनाडा में रह रहा है। कनाडा में वो जिस दिन उतरता है स्टूडेंट, वो उस दिन से 20 घंटे जॉब एलिजिबिलिटी भी उनकी बन जाती है। तो 20 घंटे जॉब भी मतलब कर सकते हैं। फर्स्ट डे लैंड करते हैं तो कॉलेज जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से वो 20 घंटे टेक्निकली दे आर ऑथराइज्ड टू वर्क 20 आवर्स अ डे वीक, और छुट्टियों में 40 घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद 2 साल पढ़ाई कर ली,
तो उनको 3 साल का पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिल जाता है। उसके दौरान वो पूरा काम कर सकते हैं जितना मर्जी जाओ, मतलब आप 2 साल करके अपनी पढ़ाई को ब्रेक करके 3 साल आप काम करके कमा के फिर आप जाहिर है वापस दोबारा फिर अपनी ग्रेजुएशन या जो भी नहीं, वो अगर डिप्लोमा भी करने आए हैं, सपोज 2 साल का कोई प्रोग्राम करने आए हैं, तो 2 साल की पढ़ाई कर ली उन्होंने, उसके बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिल गया। उन 3 सालों में 1 साल जॉब करनी है उन्होंने, या टेक्निकल लेवल की जॉब होनी चाहिए या सुपरवाइजर मैनेजरियल लेवल की जॉब होनी चाहिए, और फिर वो पीआर के लिए एलिजिबिलिटी बन गई जी उनकी, तो स्ट्रेट अवे। और इसके दौरान बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो मैरिड होते हैं पहले, या फिर कनाडा में आके पढ़ने के बाद उनकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, वो बैक होम जाकर शादी निकाह करके आ जाते हैं, तो उनके जो स्पाउस हैं वो भी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। तो जब स्टूडेंट पढ़ता रहेगा तो उनके स्पाउस फुल टाइम काम भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा गैप आ गया। मैं कहता हूँ जी गैप कैसे आ गया आपका? तो बताते हैं जी हमें पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए जी, 3 साल हो गए। आपने किसी भी मैनेजमेंट के प्रोग्राम में जाना है तो जितना ज़्यादा आपके पास मार्केट का एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो बेटर है एमबीए के लिए, मार्केटिंग के लिए या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। ठीक। हम एक चीज कहते हैं कि कनाडा इज अ कंट्री जो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता आपकी एज के बेसिस के ऊपर। ठीक है। इंडिया में, पाकिस्तान में हम जरूर देखते हैं कि 25 साल से बाद कोई भी नहीं पढ़ रहा, हम उस तरह से डिफरेंट एक नजर से देखते हैं। बट कनाडा ऐसी कंट्री है, आप कॉलेजेस जाके देखें 70 साल के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो अगर 40, 50, 30, 35 के भी एज एन स्टूडेंट कनाडा उनको एक्सेप्ट करता है? एब्सोल्युटली करता है। ओके। बट ये हमें देखना है कि एप्लीकेशन आपकी किस तरह से पुट अप करनी है, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। इफ यू आर अ लेजिटिमेट स्टूडेंट, आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब कोई जैसे हमारे यहाँ इंटर होती है, मैट्रिक होती है, बीए, इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट और इसमें भी आइलेट्स जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल अरशद भाई, मिनिमम ग्रेड 12 होना चाहिए। इंटर जिसको हम कहते हैं, एफए कहते हैं, मिनिमम एफए के बाद आप यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। वो आपकी पढ़ाई ये नहीं कि पहले नहीं आ सकते, आप स्टूडेंट 6th 7th 8th में भी यहाँ पर आ सकते हैं, बट वो आपको इट इज नॉट फ्रूटफुल। इसलिए हम कहते हैं कि आप ग्रेड 12 करके एडवांटेज नहीं मिलेगा। ग्रेड 12 के अगर आके पढ़िए, या आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके आ रहे हैं, कम डाउन एंड स्टडी हियर एंड आकर उसके बाद आपकी पीआर के प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है जी। और जाहिर है, लेकिन उसके लिए आपको जो उनकी फीसेस हैं 1 साल की, 2 साल की, वो वहां पे उनको सबमिट एब्सोल्युटली 1 फरवरी आज है अरशद भाई, आज से चेंजेस अनाउंस हो गई हैं स्टूडेंट्स में भी। एंड अब आपको पैसा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, यू शुड हैव सफिशिएंट मनी। ऐसा ना हो ताकि ऑफिसर को क्लियरली नजर आए कि आप वहां पे जाके काम करके पैसा कमा के पढ़ाई नहीं करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि इनके पास ही हैज गॉट सफिशिएंट मनी। 2 साल कम से कम उसके लिए आपके पास। हाँ जी, आपके पास सफिशिएंट मनी है कि आपको तकरीबन लाइक 20 अरशद भाई, अगर हम कॉलेज की बात करें, तकरीबन $15,000 के आसपास, कैनेडियन डॉलर्स के आसपास 1 साल का खर्चा है, 2 सेमेस्टर्स का। अगर 2 साल पढ़ाई की तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास खर्चा है। तो किस शेप में उनको देनी? बैंक अकाउंट या अपने एफडी शो कर सकते हैं, बैंक अकाउंट शो कर सकते हैं, सेविंग शो कर सकते हैं। अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, रनिंग फाइनेंस मिलता है पाकिस्तानी बैंक से, तो वो अगर शो कर सकते हैं तो वो भी। और अगर वो किसी के रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तो वो कह सकते हैं कि वो इसको जो है वो टेक केयर करेंगे। असल भाई, इमीडिएट फैमिली है तो हम शो कर सकते हैं कि ये इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट है, और ये इनके बैंक में है, ये करेंगे। अच्छा, मतलब भाई बहन या हाँ जी, अम्मी अबू हो गए, इमीडिएट फैमिली। अगर आपके पास एक्सटेंडेड अंकल आ जाते हैं, आंट आ जाते हैं, तो वो उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जाता। तो हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो उस बच्चे के मार्कशीट चाहिए, मैट्रिक का, एफए का मिनिमम। ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद आइलेट्स अगर स्कोर कार्ड किया हुआ है उन्होंने, उनके लिए क्या है? मिनिमम 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आ रहे हैं, अगर पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज में आ रहे हैं तो मिनिमम 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पॉइंट्स इससे बैंड्स इससे कम आते हैं तो आपको पहले इंग्लिश आके पढ़नी पड़ती है 3 महीने, उसके बाद फिर आपका कोर्स शुरू होगा। 3 महीने, वो भी नहीं, वो जो 3 महीने का जो भी 3 महीने का जी। तो हम एक ही चीज कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स की कोई भी केस डिस्कस करना चाहते हैं, गेट इन टच विद अस। आपने पहले एप्लीकेशन लगाई थी और किसी वजह से वो रिफ्यूज हो गई, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। हम आईसीसी इमिग्रेशन का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे रिफ्यूज केसेस को डील करने का भी। हम एक चीज कहते हैं कि स्टूडेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। हमें इमिग्रेंट्स 35 साल से कम चाहिए, और 35 साल के 90% स्टूडेंट्स 35 साल तक ही होते हैं। बिल्कुल सही बात। और हमें आप ये मार्कशीट्स भेज दीजिए, अगर रिफ्यूजल हुआ है तो रिफ्यूजल लेटर भेज दीजिए। पाकिस्तान और इंडिया में 99% जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, दे आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा। वो खुद ही अपने
वो कॉलेजेस के लिए, कॉलेजेस की तरफ से एजेंट्स जरूर हैं, बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय सिटीजनशिप इन इमिग्रेशन कनाडा कि आपकी वो एप्लीकेशन करवा दें। वो आपकी एडमिशन करवा सकते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, बट जब फाइल लगाने का काम आता है सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन के पास, कैनेडियन अथॉरिटीज के पास, तो कहते हैं कि ये फॉर्म भर दिए, आप जाके खुद से जमा करा दीजिए। यही डिफरेंस है। जब हम आईसीसी इमिग्रेशन पे काम करते हैं अरशद भाई, हम कनाडा बैठे हुए उनकी फाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कोई वीएफएस जाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और हमारी सबमिशंस जितनी भी होती हैं हम एक एक चीज को एड्रेस करते हैं कि ये स्टूडेंट ने अगर ये कोर्स पिक किया है, why he has done that, हम इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, why he wants to get into this line। so हम एक एक चीज को एड्रेस करते हैं। हम जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो जेनेरिक नहीं होता, हम एक एक चीज को उस तरह से एड्रेस करते हैं जिस तरह से ऑफिसर्स देखना चाहते हैं। इसमें कितना वक्त लग जाता है स्टूडेंट के लिए? तकरीबन 6 महीने का टाइम, 4 to 6 मंथ्स का सारा सेमेस्टर जैसे खत्म होता है उस पे अगर अप्लाई करें विद इन अ ईयर हो जाएगा। मतलब अभी जैसे 1 फरवरी है तो दिसंबर या अरशद भाई आज की डेट में स्टूडेंट्स में 3 मेन सेशंस होते हैं। एक जनवरी सेशन मेन होता है, एक सितंबर सेशन मेन होता है, और बीच में कुछ कोर्सेज में भी शुरू होते हैं। मे इज डन फॉर दिस ईयर। आज की डेट में हम सितंबर ऑफ 2018 की एडमिशंस करवा रहे हैं। ओके, तो मतलब वो सितंबर में आ जाएंगे अगर सब कुछ वो क्वालिफाई करते हैं। सितंबर से पहले आ जाएंगे मतलब राइट। तो लेकिन ये वैसे मेरे ख्याल में जो जिनके पास पैसे हैं और सारा कुछ क्वालिफाई कर दिए, मेरे ईजी तरीन मतलब ये भी अगर गए तो स्टूडेंट, और क्योंकि फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती कि जब यहाँ आ जाएंगे इस सिस्टम में तो शहरी बन जाएंगे इनके, और कनाडा को भी इसका फायदा है कि चलें एक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंडी भाई, और नेक्स्ट वीक हम एक और मौजू पे डिटेल से बात करेंगे। और जनाब नंबर वैसे तो स्क्रीन पे भी आ जाएगा, मैं भी आपको बता देता हूँ क्योंकि रोज़ बोलते हैं इनका नंबर 9054612424 आईसीसी इमिग्रेशन। अगर आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार प्यारे कहीं से भी आना चाह रहे हैं तो आप इस बार इनसे राब्ता ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलते हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, वाला हौसला भी हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।